तो आज का हमारा लेक्चर है स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। वही बात, यह टॉपिक अब हमसे क्या चाहता है, इस टॉपिक में हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, इसका फॉर्मूला, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें आनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम में इसका अच्छा खासा एमसीक्यूज़ का पोर्शन रखा गया है। बोर्ड के पेपर के अंदर हमें कहा जाता है कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल बताएं, प्रॉपर्टीज़ बताएं और डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट या जिसका नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, ये असल में होती क्या चीज़ है। मैं बच्चों को इस तरीके से समझाता हूं। मैंने कहा देखिए, हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर एक वेक्टर। जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे या तो वो आंसर देंगे वेक्टर या तो वो आंसर देंगे स्केलर। इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे या तो वो आंसर देंगे वेक्टर या तो वो आंसर देंगे स्केलर। अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके आंसर स्केलर दे दें तो हम कहेंगे ये स्केलर प्रोडक्ट है और इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके आंसर वेक्टर दे दें तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे या तो आंसर स्केलर देंगे या तो आंसर वेक्टर देंगे। अगर आंसर स्केलर आ जाए तो उसे कहा जाएगा स्केलर प्रोडक्ट और उसका दूसरा नाम होगा डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन से शुरू किया है आज हमने। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ vectors is defined as when two vectors are multiplied। जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे and resultant comes to a scalar quantity, और अगर रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आए तो उसे कहा जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। और एक बात जरूर याद रखनी है कि cos थीटा एंगल यूज होगा। तो डेफिनेशन अब आपको याद हो गई। When two vectors are multiplied and resultant is a scalar quantity and cos theta is angle between them, such product is called dot product, जिसका दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद हमने लिखा कि इसको लिखा कैसे जाना चाहिए। ए डॉट बी, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, पर सी वेक्टर नहीं है, इसीलिए हमने इसके ऊपर एरो नहीं लगाया। हमने कहा दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके एक स्केलर आंसर देंगे, इसीलिए इसके ऊपर एरो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोई आपसे कहे ए डॉट बी को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो हम कहेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बहुत सारे राइटर यहां पे मॉड भी लगाते हैं। मॉड मतलब मॉडुलस। तो आप मॉडुलस को यूज करें या ना करें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने डेफिनेशन पढ़ी, आपने फॉर्मूला पढ़ा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। आपसे कहा जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल बताएं, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वर्क कैसे? जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होंगे तो आपको एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी, उसे कहा जाएगा वर्क, स्केलर होता है। जब भी फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा आपको एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी, पार, स्केलर क्वांटिटी होती है। जब भी इलेक्ट्रिक लाइन और डेल्टा ए का मतलब स्मॉल एरिया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है आपको एक न्यू क्वांटिटी मिलती है, उसे कहा जाता है फ्लक्स। सर वर्क और पार तो हमने सुना है, ये फ्लक्स क्या चीज होती है? फ्लक्स एक वर्ड है और इसकी मीनिंग होती है फ्लो होना। अगर किसी क्लोज पाथ में से इलेक्ट्रिक लाइंस पास होना शुरू हो जाएं तो उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
क्लोज एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस पास होना शुरू हो जाएं उसे कहा जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इंटर का पोर्शन है ये, इसको हम इंटर में कवर करते हैं। तो हमें एग्जाम्पल के तौर पे यहां याद रखना है कि फ्लक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और कौन सी दो चीजें? इलेक्ट्रिक लाइन और डेल्टा ए, मतलब वेरी स्मॉल एरिया। और इस डेल्टा ए का मतलब वेरी स्मॉल एरिया भी होता है और डेल्टा का मतलब चेंज भी होता है, पर यहां पर ये चेंज नहीं है, यहां है वेरी स्मॉल, फ्रैक्शनल, वेरी स्मॉल एरिया। बहुत सारी इसकी डिटेल है, कभी आप टाइम लगा तो आपको इंटर क्लास में समझाएंगे। तो यहां पर देखें, एक मेरे पास एक क्लोज पाथ है, जैसे विंडो एक होती है ना, पूरी ऐसे कंप्लीट क्लोज होती है, उसमें से अगर एयर पास होना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे एयर फ्लक्स है, वाटर पास होना शुरू हो जाए हम कहेंगे वाटर फ्लक्स है, और अगर इलेक्ट्रिक लाइन पास होना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखी। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में खुद से लिखनी होती हैं आपको। तो आपने कहा इट इज ऑलवेज स्केलर एंड इट विल बी पॉजिटिव। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कब? जब एंगल हमारे पास एक्यूट होगी, और हमेशा नेगेटिव रहेगा जब हमारे पास एंगल ऑब्ट्यूस होगी, और 0 रहेगा अगर हमारे पास एंगल 90 रहेगी। अब आपको एक्यूट की मीनिंग समझाते हैं, ऑब्ट्यूस की मीनिंग समझाते हैं और 0 की एंगल समझाते हैं आपको। अगर एंगल एक्यूट होगी मतलब अगर थीटा 0 डिग्री हो, 0 और 90 के बिटवीन में होने लगे, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 है तो ए डॉट बी का आंसर ए बी आएगा। कैसे? देखें, ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के। आप थीटा यूज कर रहे हैं एक्यूट, एक्यूट मतलब 0 90 के बिटवीन में, तो आपने यहां पे लगाया 0 और cos 0 का आंसर होता है 1, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा ए बी। अब एंगल यूज करेंगे 180 डिग्री। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, कॉस और थीटा की जगह लगाएं 180, तो cos 180 -1 होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा -AB। अब आपने एंगल यूज करनी है 90 डिग्री, वहीं पे आ जाएं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? सर यहां थीटा की जगह अब आप लगा दें 90 डिग्री, तो जब cos 90 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, तो ये आंसर आ गया 0। याद कैसे रखेंगे? अगर थीटा 0 होगा मतलब ए और बी पैरेलल होंगे, तो ए डॉट बी का आंसर ए बी। अगर थीटा 180 होगा, 180 का मतलब ए और बी अपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, तो ए डॉट बी का आंसर -AB आएगा। और अगर एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री मतलब ए और बी आपस में नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये रहे दो मार्कर परपेंडिकुलर, ग्रीन एंड रेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो cos 90 आंसर 0, पूरा टर्म होके 0 हो जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई आपकी याद करने के लिए। अब चौथी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इफ a इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू 0, अगर आप यहां पे a की जगह 0 रखें या b की जगह 0 रखें, तभी भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि a की वैल्यू 0 रखें या b की वैल्यू 0 रखें, तो a डॉट b का आंसर क्या आएगा? हम कहेंगे a डॉट b का आंसर 0 ही आएगा। अगर कह दे इफ a एंड b आर इक्वल, a और b आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब जो मैग्नीट्यूड a का है b का भी वही मैग्नीट्यूड है, और इसका दूसरा मतलब क्या होता है? a और b दो इक्वल वेक्टर होंगे। ये दूसरी वर्डिंग यूज कर ले। सपोज करते हैं कल ये नहीं कहता a और b बराबर है,
कहता है ए एंड बी आर टू इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। तो आप ए डॉट बी का आंसर बताएं। हमने कहा जी बिल्कुल सिंपल है, ए डॉट बी लिखा, ए बी लिखा, डॉट हटाया, कॉस थीटा आ गया। ए को सेम लिखा, बी की जगह पर ए लिख दें। सर क्यों लिखें? ओ भाई वो कह रहा है कि ए और बी दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, तो आप बी को रिप्लेस करके ए लिखें और थीटा की जगह जीरो। थीटा की जगह जीरो कैसे पता लगा? वो कह रहा है ए और बी बराबर हैं। जब ए और बी बराबर होते हैं तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, डायरेक्शन भी एक ही जैसी होगी, और डायरेक्शन एक जैसी होगी का मतलब है जीरो, पैरेलल, तो इसीलिए जीरो रखा। cos 0 1, तो ए और ए स्क्वायर होके, ए और ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से एक बच्चा पूछे सर ए को रिप्लेस कर, बी को रिप्लेस करके ए रखा है, तो हम यहां से ए को रिप्लेस करके भी रख सकते थे बी। तो हाँ, या तो आंसर ए स्क्वायर आएगा या तो आपके पास आंसर आएगा बी स्क्वायर। तो एमसीक्यूज क्या आएगा एंट्रेंस में? आएगा ए और बी आपस में बराबर हैं, ए डॉट बी का आंसर बताएं। हम कहेंगे या तो आंसर ए स्क्वायर होगा या तो बी स्क्वायर होगा, बात खत्म हो गई यहां तक। आगे बढ़ते हैं, चौथी पॉइंट, इफ ए एंड बी। सर ए आप स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने लिखा इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, अगर ए और बी यूनिट वेक्टर हो तो ए डॉट बी का आंसर क्या होता है? आप यकीन करें इस पूरे टॉपिक में से मुझे जो सबसे बेस्ट बात लगती है वो ये वाला एमसीक्यूज लगता है, और हमेशा मैं पढ़ाता हूं इसे, कि ए और बी अगर यूनिट वेक्टर हैं तो आप हमें बताएं ए डॉट बी का आंसर क्या होगा। हमने कहा जी बिल्कुल सिंपल है, ए और बी यूनिट वेक्टर है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी 1 और बी का मैग्नीट्यूड भी 1। तो हमने कहा ए और बी पैरेलल हैं तो यूनिट वेक्टर हैं, ए और बी आपस में यूनिट वेक्टर हैं, ए और बी आपस में यूनिट वेक्टर हैं। आप ए डॉट बी का आंसर बताएं। हमने कहा ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, डॉट हटाया, कॉस थीटा लगाया, ए की जगह 1 लिखो, बी की जगह 1 लिखो, कॉस थीटा सेम लिखो। क्यों किया? क्योंकि ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, इसीलिए ए की जगह 1, बी की जगह 1, दोनों मल्टीप्लाई होके कॉस थीटा आ गया। कोई आपसे पूछे ए डॉट बी का आंसर कॉस थीटा कब आएगा? हम कहेंगे जब ए और बी आपस में यूनिट वेक्टर होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। पांचवी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, जल्दी से कहानी को खत्म करेंगे कि इफ आपसे पूछा जाए इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसे क्या कहा जाता है? हम कहेंगे इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए डॉट बी का आंसर, आप क्या करें, ए डॉट बी को सॉल्व करें, कोई ना कोई आंसर आएगा। अगर आप पोजीशन को चेंज कर देते हैं, बी डॉट ए करेंगे, तभी भी आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब यह है, अब आपको ये बात पता होगी, देखें 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लूं, मैं लिखूं 4 + 3, तभी भी आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा। इसको मिटा देते हैं, इसको याद रखें, हमने लिखना है यहां पे 3 + 4, 3 + 4 7 आंसर आएगा। पोजीशन को चेंज करें, ऑर्डर को चेंज करें, 4 + 3 भी आंसर सेम ही आएगा। कहने का मतलब है पोजीशन चेंज करने से आंसर सेम आ रहा है, इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव। प्लस कम्यूटेटिव को ओबे करता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव को ओबे करता है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव को ओबे नहीं करते। कहने का मतलब है ए डॉट बी का आंसर निकालो या बी डॉट ए का आंसर निकालो, एक ही जैसा आएगा, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। उसके बाद होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसके अंदर हमारे पास 3 वेक्टर होते हैं। ये फार्मूला आपने याद रखना होगा कि ए डॉट बी प्लस सी, आप 2 वेक्टर को प्लस करो, ए और बी को, ए और बी और सी को आप प्लस करें, ए के साथ डॉट कर दें, या आप ए डॉट बी करें फिर प्लस की साइन लगाएं और ए डॉट सी करें, तभी भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा।
कम्यूटेटिव लॉ भी ओबे होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी। एग्जाम में एमसीक्यूज क्या आएगा, एमसीक्यूज आएगा कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव को ओबे करता है, हम कहेंगे यस। क्या मतलब है, ए डॉट बी का आंसर बी डॉट ए का आंसर बराबर आएगा। कहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव ओबे करता है, हम कहेंगे ऑब्वियसली करता है। ए डॉट बी, ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। कम्यूटेटिव भी ओबे होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी ओबे होता है। ये दोनों प्रूफ करने के लिए भी आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में इन दोनों को प्रूफ करना सिखाएंगे हम आपको, याद रखिएगा, बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट पढ़ते हैं और बाकी आखिरी पॉइंट है, कहानी खत्म करेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के, बड़ी अच्छी मजे की बात बता रहा हूं, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएगा कि ए डॉट बी का आंसर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 के बराबर होते हैं। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0 के बराबर होते हैं। अगर आपसे कहे डॉट प्रोडक्ट बताएं स्केलर, तो आपने सिर्फ ये याद करके लिखना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये पढ़ाया जाएगा, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि ए डॉट आई 1 के बराबर कैसे होता है, जे डॉट जे या के डॉट के 1 के बराबर क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सारी कैलकुलेशन है, समझ में आएगी आपको। इसी तरीके से आई डॉट आई 1 के बराबर, तो उसी वक्त आई डॉट जे 0 के बराबर होता है। ये एक नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाली चीज है। और आखिरी बात, वेक्टर ए इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। एक्स के साथ आई आएगा, वाई के साथ जे आएगा और जेड के साथ के आएगा। तो आज हमने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को पूरे तवज्जो से पढ़ा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी आपको डेफिनेशन पता है, आपको इसका फॉर्मूला पढ़ाया, 3 एग्जाम्पल पढ़ाई, 3 प्रॉपर्टीज यहां पढ़ाई और उसके अलावा 7 प्रॉपर्टीज और हैं। अच्छे खासे एमसीक्यूज आपके इसमें से कवर होंगे। रजिस्टर लें, पेन लें, प्रॉपर तरीके से इसे नोट करें, मैं एक एक लेक्चर क्लियर करवाऊंगा। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, इसको कवर कर लें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। इसको यहां तक रखते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे कंटिन्यू करें।